गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। प्रैक्टिकल से संबंधित इसके पहले हमने 2 लेक्चर लिया था और 2 वीडियो हमने अपलोड किया था। और इन दोनों वीडियोज़ में क्या क्या ज़रूरी बातें होती हैं प्रैक्टिकल वाइवा देने से पहले, एग्जामिनर के सामने अपने आप को प्रस्तुत करने से पहले क्या क्या हमको अच्छे तरीके से देख लेना चाहिए, इन सब चीज़ों से रिलेटेड हमने 2 लेक्चर लिया था और 2 वीडियो हमने अपलोड किया था, जो आपको प्लेलिस्ट में इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स के नाम से जो हमने एक प्लेलिस्ट बना रखा है उसमें आपको मिल जाएगा। इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स और नॉलेज अबाउट प्रैक्टिकल्स करके एक प्लेलिस्ट हमने बनाया है। उनमें ये दोनों लेक्चर अगर आप नहीं सुने हैं तो आप देख लीजिए। आज मेरा ये तीसरा वीडियो है, वो भी वाइवा से संबंधित है, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम से संबंधित है। तो इसके पहले आप उन दोनों लेक्चर को देख लीजिए। तीसरा ये है कि जैसे मान लीजिए कि एग्जामिनर के सामने अगर आपको जाना है तो देखिए हर एक एक्टिविटी पे अलग अलग नंबर्स होते हैं। जैसे रिकॉर्ड जो फाइल है उसका भी अलग नंबर होता है। लैब में आप जो प्रैक्टिकल्स करते हैं उनके भी अलग मार्क्स होते हैं। जो टोटल मार्क्स है उसका डिवीज़न 2 पार्ट में किया जाता है। हाफ जो होता है आपका इंटरनल पार्ट होता है और हाफ जो पार्ट होता है वो एक्सटर्नल पार्ट है। अब जो इंटरनल होते हैं वो आपके टीचर्स होते हैं, एक्सटर्नल जो होता है एग्जामिनर होता है। इन दोनों का अपना अपना योगदान होता है। और इंटरनल जो होते हैं वो हर एक लड़के के बारे में जानते हैं। वो चाहते हैं कि हमारा हर एक स्टूडेंट जो है वो अच्छा करे, एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स लाए। और स्टूडेंट को भी चाहिए कि एग्जामिनर के सामने अपने आप को एक अच्छे स्टूडेंट के रूप में प्रस्तुत करे। साथ ही साथ इंटरनल से भी आपका अच्छा रिलेशन होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपके हरकतों से ही देख करके एग्जामिनर जान जाए कि ये अच्छा लड़का नहीं है। क्योंकि कहीं ना कहीं साइकोलॉजी जो होती है वो हर एक व्यक्ति की साइकोलॉजी जो होती है वो उसके चेहरे पे दिखती है और एग्जामिनर इसको बहुत अच्छे तरीके से ऑब्जर्व करता है। साथ ही साथ देखिए आपका नॉलेज भी अच्छा होना चाहिए। क्या क्या चीज़ें आपको पढ़ के जाना है, कुछ कॉमन जो चीज़ें होती हैं उससे रिलेटेड हम ये वीडियो ले करके आए हैं। और साथ ही साथ अपने पहनावा, हाव भाव, सब चीज़ आपका अच्छा होना चाहिए। एक गुड स्टूडेंट की तरह आप दिखने चाहिए। तो जब भी आप प्रैक्टिकल लैब में जाते हैं आपको अपना रिकॉर्ड फाइल ज़रूर ले करके जाना है। ऐसा नहीं है कि घर पे छोड़ दीजिए। जो भी आप फाइल तैयार किए हैं उसको आप अच्छे तरीके से एक बार पढ़ लीजिए। केमिस्ट्री प्रैक्टिकल में मुख्य रूप से आपको 3 प्रैक्टिकल करने हैं एग्ज़ाम में। पहला जो आपका होता है वो फिजिकल केमिस्ट्री से रिलेटेड होता है। ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री से रिलेटेड जो आपका प्रैक्टिकल है वो है वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। ठीक है, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस शार्ट में हम लिख दे रहे हैं। दूसरा आपका है इनऑर्गेनिक से रिलेटेड है। इनऑर्गेनिक से रिलेटेड जो अभी आपका प्रैक्टिकल है वो है साल्ट एनालिसिस। और थर्ड जो है वो ऑर्गेनिक से है फंक्शनल ग्रुप मेजरमेंट। ठीक है, इस तरह से आपको 3 प्रैक्टिकल तैयार करना है और 3 प्रैक्टिकल आपको लैब में लिखना भी है। और इन्हीं तीनों प्रैक्टिकल से रिलेटेड जो वाइवा होता है वो एग्जामिनर आपसे पूछता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस की। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में आपके 2 प्रैक्टिकल सिलेबस में हैं, ऑक्जेलिक एसिड है और मोहर साल्ट है। ठीक है, तो मोहर साल्ट को मुख्य रूप से आप तैयार कर लेंगे। जो भी आपके स्कूल में प्रैक्टिकल कराए गए होते हैं उससे रिलेटेड ही आपको वाइवा तैयार करना है, क्योंकि इंटरनल आपका जानता है कि हमने क्या प्रैक्टिकल कराया है। तो इसमें सबसे पहले तो ऑब्जेक्ट आपका क्या है उसको आप अच्छे तरीके से देख लेंगे कि क्या आपको तैयार करना है। ठीक है, लैब में आपको क्या बनाना है। तो इसमें क्या होता है
दिए गए ज्ञात सांद्रता के विलयन से, ठीक है, अज्ञात विलयन की सांद्रता आपको ज्ञात करना रहता है, निकालना रहता है लैब में। मुख्य रूप से यही आपका दिया जाता है। तो आपको लैब में बताया गया होगा n/30 या n/40, ठीक है, n/10 नॉर्मलिटी का आपको विलयन क्या करना है, तैयार करना है, और उसका वॉल्यूम आपको पता होता है, ठीक है। आप उसको क्या करते हैं, पीपेट की सहायता से उसको लेते हैं, ठीक है। और एग्जामिनर जो आपका इंटरनल है, वो इंटरनल आपको क्या करता है, मोहर साल्ट यहाँ पे आपको दिया जाता है, उसकी सांद्रता आपको निकालनी है। उसकी सांद्रता मालूम नहीं रहता है, ठीक है। वो एग्जामिनर या इंटरनल जानता है कि क्या किस सांद्रता का विलयन दिया गया है, ठीक है। तो उसको क्या करते हैं आप, ब्यूरेट में KMnO4 ले लेते हैं, ठीक है। और कोनिकल फ्लास्क में आप क्या करते हैं, कोनिकल फ्लास्क में जो आप सॉल्यूशन तैयार किए हैं लैब में, उसके लिए फार्मूला बताया गया है, क्या होता है, कितना आपको तौलना है, कितना मीजर करना है। जैसे मान लो n/10 दिया है, n/30 दिया है, n/40 दिया है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना रहेगा, कैलकुलेशन करना होगा। कैलकुलेशन करके वेट निकालना होता है। जैसे आप जानते हैं, ठीक है, W = क्या होता है, AXEV, ठीक है, XEV/1000, ठीक है। इसी फार्मूले की सहायता से आप क्या करेंगे, तौल लेंगे कि कितना आपको तौलना होगा और कितने ml में आपको तैयार करना है। E क्या है यहाँ पे, इक्विवेलेंट वेट है। जैसे KMnO4 है तो उसका आप क्या करेंगे, इक्विवेलेंट वेट निकाल लेंगे, तुल्यांकी भार निकाल लेंगे और यहाँ रख देंगे। X आपका क्या है, n/10 है कि n/20 है कि n/40 है, जो भी हो वहाँ पे आपको रखना है। और V क्या है, 250 ml में तैयार करना है कि 100 ml में तैयार करना है, मतलब आयतन है, ठीक है, कितने वॉल्यूम में आप क्या कर रहे हैं, बना रहे हैं सॉल्यूशन को। तो इस आधार पे आप W क्या करेंगे, निकाल लेंगे और उसकी सहायता से आप विलयन तैयार कर लेंगे। और विलयन तैयार करके फिर उसको आपको कोनिकल फ्लास्क में ले लेना है, ठीक है। उसका वॉल्यूम आप वहाँ से जानते रहेंगे कितना वॉल्यूम आप लिए हैं, ठीक है। और ब्यूरेट में KMnO4 लेना है। फिर क्या करना है, ब्यूरेट का जो टैप होता है उसको हल्का सा खोल देना है, धीरे धीरे करके एक एक बूंद करके कोनिकल फ्लास्क में आपको लेना रहता है, ठीक है। ब्यूरेट क्या होता है ये हम इसके पहले बता चुके हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे आपको समझा दे रहे हैं, ठीक है। ये शीशे का ऑपरेटस होता है इस तरह से, यह स्टैंड है, इसमें कसा गया रहा, ये स्टैंड है, इसमें यह शीशे का ऑपरेटस कसा गया रहता है, इसको ब्यूरेट कहते हैं। और कोनिकल फ्लास्क क्या होता है, इस तरह का एक शीशे का जार होता है, इसको कोनिकल फ्लास्क कहते हैं, ठीक है। कोन के जैसा होता है, इसको हम यहाँ रख देते हैं, ठीक है, ब्यूरेट के नीचे रख देते हैं। इसी में पीपेट से, ठीक है, पीपेट क्या होता है, एक शीशे का ऑपरेटस होता है, इसकी सहायता से इसमें हम मोहर साल्ट इसमें लेंगे, ठीक है। मोहर साल्ट क्या करेंगे, कोनिकल फ्लास्क में आपको लेना है और ब्यूरेट में क्या भरना है, KMnO4 लेना है, ठीक है। अब क्या करना है, इस ब्यूरेट में यहाँ पे एक टैप होता है, ठीक है, उसको खोल करके बूंद बाई बूंद करके धीरे धीरे KMnO4 इसमें गिराना रहता है। तो जब KMnO4 गिराएंगे और उसको आप हिलाते रहेंगे, ठीक ना, इसको कोनिकल फ्लास्क को हिलाते रहते हैं। इससे क्या होता है, KMnO4 जो होता है इसका कलर इसी कलर का होता है जो कलर आपको दिख रहा है यहाँ बोर्ड पे, ठीक है, पिंक कलर का होता है, ठीक है। तो ये इसमें गिराते रहेंगे, गिराएंगे तो देखेंगे कि इसका कलर क्या होगा, डिसअपीयर होता रहेगा, ठीक है, गायब होता रहता है। फिर क्या करेंगे, और यहाँ जो ब्यूरेट है, इस ब्यूरेट पे पैमाने बने होते हैं, स्केल बने होते हैं। तो यहाँ से ये कम होने लगेगा, 0 तक इसको भरे रहते हैं, पूरा भरे रहते हैं, धीरे धीरे ये क्या होगा, कम होने लगता है। तो इस तरह से इसका आयतन हमको पता लग जाता है कि कितना आयतन इसमें गिरा है, कोनिकल फ्लास्क में कितना आयतन गिरा है। समझ में आ रही है बात। और 20 ml या 30 ml जो भी होता है, यहाँ पे आप पीपेट की सहायता से लिए हुए हैं,
इस कोनिकल फ्लास्क में आप क्या किए थे, पीपेट की सहायता से, पीपेट कैसा होता है, इस तरह का शीशे का एक हल्का सा ऑपरेटस होता है, इसको मुंह से खींच करके इसमें 20 ml या 25 ml का होता है, ठीक है, इस पर निशान बना होता है, यहाँ तक आपको लेना रहता है पूरा भर करके, और इसी में इसको ले लेना रहता है, ठीक है। साथ ही साथ इसमें H2SO4 भी थोड़ा सा लेते हैं, और जब इसमें गिराते हैं तो इसका पिंक कलर जो होता है, किसका पिंक कलर, KMnO4 का पिंक कलर जो ब्यूरेट में लिए थे, ठीक है, उसका गायब होता रहता है इसमें, और जैसे ही गायब होना बंद होता है, एक बूंद जैसे इसमें गिरता है, ठीक है, इसका कलर तुरंत कलर आ जाता है। तो जब तुरंत कलर आ जाएगा तो ब्यूरेट को क्या कर देंगे आप, बंद कर देंगे, उसका मुंह जो है वो बंद कर देंगे। समझ में आ रही है बात। इस तरह से आपको पता लग जाएगा कि इसमें आप कितना आयतन आपका खर्च हुआ है, ब्यूरेट में कितना आयतन आपका खर्च हुआ है। और फिर आप जानते हैं N1V1 = N2V2 होता है, ठीक है। तो N1V1 = N2V2 होता है। फिर आपको क्या करना है, V2 आपको निकाल लेंगे यहाँ से, नहीं N2 आप निकाल लेंगे यहाँ से, N1V1 = N2, ठीक है, V2 होता है। तो N2 आपको निकालना था, इसकी नॉर्मलता निकालनी थी। N1 आप किसको माने थे, मोहर साल्ट जो लिए होंगे, ठीक है, उसकी नॉर्मलता है, आप निकाल लेंगे। V1 पता ही है आपको कितना है, ठीक है, V1 आप लिए थे किससे, पीपेट से, ठीक है। और V2 क्या है, ब्यूरेट में जो आयतन गिरा होगा, ठीक है, V2 यहाँ से निकल जाएगा। तो N2 आपको निकालना है, तो इसको इधर पक्षांतर कर देंगे, यानी N1V1/V2 = N2 हो जाएगा। इस तरह से N2 आपका निकल जाएगा, नॉर्मलता निकल जाएगा, ठीक है। फिर क्या करेंगे, ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता निकाल लेंगे। तो यही आपका पहला प्रैक्टिकल, इस तरह से आपको परफॉर्म करना है, ठीक है। बाकी इससे रिलेटेड जो भी क्या पूछा जा सकता है, जैसे तुल्यांकी भार बार बार एग्जामिनर पूछ देता है, ठीक है, कि मोहर साल्ट का तुल्यांकी भार बताओ कितना होगा, तुल्यांकी भार KMnO4 का कितना होगा। तो तुल्यांकी भार आप याद कर लेंगे, उसका तरीका भी याद कर लेंगे, कैसे निकाला जाता है तुल्यांकी भार। तो तुल्यांकी भार निकालने के लिए क्या तरीका होता है बताए भी थे, एक बार फिर से समझ लीजिए। उसका हम मोलर द्रव्यमान निकाल लेते हैं और उसके बैलेंसी से डिवाइड कर देते हैं। मोलर द्रव्यमान कैसे निकालते हैं, जैसे मान लीजिए आपको HCl का ही निकालना है, ठीक है। तो HCl का मोलर द्रव्यमान कैसे निकालेंगे, हाइड्रोजन का जो परमाणु भार होता है 1 होता है, और इसका हो जाएगा 35.5, तो कितना आ जाएगा 36.5 हो जाएगा। यही इसका क्या हो जाएगा, मोलर द्रव्यमान हो जाएगा। अगर इसका तुल्यांकी भार पूछा जाए तो तुल्यांकी भार भी इतना ही होगा, ठीक है, तुल्यांकी भार भी आपका कितना होगा, इतना ही होगा। लेकिन अगर वही किसी दूसरे का लेते हैं, जैसे मान लीजिए H2SO4 है, H2SO4 का मोलर द्रव्यमान क्या होगा, इसको देखिए 2 हो जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन का 1 होता है और 2 हाइड्रोजन है, तो 2 हो जाएगा। सल्फर का 32 होता है, और प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 16 होता है, तो 16 × 4 कर देंगे, तो 16 चौको 64 हो जाएगा। फिर सबको जोड़ लीजिए, कितना हो रहा है, 4 2 6 2 8 6 3 9 98 हो जाएगा इसका मोलर द्रव्यमान, ठीक है। तुल्यांकी भार अगर निकालना होगा तो 2 से भाग दे देंगे। क्यों 2 से भाग दे देंगे, क्योंकि H2SO4 जो होता है इसकी क्षारकता कितनी होती है, 2 होती है, ठीक ना। अम्ल की हम क्या देखते हैं, क्षारकता देखते हैं, और क्षार की अम्लता देखते हैं तुल्यांकी भार निकालने के लिए, उससे भाग दे देते हैं, उसके मोलर द्रव्यमान में, ठीक है, उतना से भाग दे देंगे। अब कैसे जान रहे हैं कि इसकी क्षारकता 2 हो जाएगी, क्योंकि ये 2 हाइड्रोजन क्या कर सकता है, रिप्लेस कर सकता है, ठीक है। इसमें 2 हाइड्रोजन रिप्लेसेबल पाए जा रहे हैं। चलिए, तो इसमें 2 से भाग दे दीजिए, यानी कितना हो जाएगा,
49 हो जाना चाहिए। तो इस तरह से आप निकाल लेंगे तुल्यांकी भार। अब हम क्या करते हैं, अब हम बात करते हैं दूसरे प्रैक्टिकल की। ठीक है, तो साल्ट एनालिसिस है। साल्ट एनालिसिस में क्या करना रहता है, उसमें आपको एक साल्ट दिया गया होगा, लवण दिया गया होता है, और उसमें उसके अम्लीय और क्षारीय मूलकों की पहचान करनी होती है। ठीक है, तो जो भी साल्ट आपका दिया जाएगा उससे क्या करेंगे, अम्लीय मूलकों की पहचान करेंगे और उसके बाद से उसके क्षारीय मूलकों की भी पहचान करेंगे। इससे रिलेटेड वाइवा जो है आप तैयार कर लेंगे। ठीक है, अम्लीय मूलक क्या होते हैं, क्षारीय मूलक क्या होते हैं। ठीक है, लवण कोई बना है तो लवण के भी कई प्रकार के लवण भी कई प्रकार के होते हैं। ठीक है, नॉर्मल साल्ट होता है, डबल साल्ट होता है, मिक्स्ड साल्ट होता है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स साल्ट होता है। साल्ट कई प्रकार के होते हैं, इसको हम पूरा बताए थे। एक ही लेक्चर में सारे कवर नहीं हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी जो जनरल चीज़ें हैं उसको हम पहले ही बता चुके हैं। तीसरा आपका क्या है, फंक्शनल ग्रुप टेस्ट है। फंक्शनल ग्रुप टेस्ट में क्या करना होता है, फंक्शनल ग्रुप टेस्ट में फंक्शनल ग्रुप पहचानना होता है। जो भी कार्बनिक जो पदार्थ दिए गए हैं उसका क्या फंक्शनल ग्रुप होगा। ठीक है, मतलब उसमें क्रियात्मक समूह क्या है ये पहचानना होता है। तो क्रियात्मक समूह किसे कहते हैं, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड अगर है उसमें कोई एक ऐसा परमाणु या परमाणुओं का समूह जुड़ा है जिसके कारण वह ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है, रिएक्टिव है, उसी को उसका क्रियात्मक समूह कहते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे, जैसे मान लीजिए यही है आपका है CH3, जैसे मान लीजिए CH3 CH2OH, तो CH3 CH2OH है, तो इसमें OH जो है वो एक फंक्शनल ग्रुप है, यानी हाइड्रोक्साइड आयन जो है वो एक क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। तो हम कह देंगे कि इसमें यह क्या है, एल्कोहल है, यानी जिसमें OH समूह है वो क्या है, एल्कोहल है। समझ में आ रहा है। ऐसे ही एग्जामिनर पूछता है, जैसे मान लीजिए CHO है तो पूछ देगा क्या है। प्रैक्टिकल तो बात की बात है, पहले वाइवा तैयार करिए। ठीक है, CHO है तो क्या होगा, तो बता देंगे कि एल्डिहाइड है। ठीक है, अगर OH है तो क्या है, OH है तो एल्कोहल है। ठीक है, और C डबल बॉन्ड O OH है तो C डबल बॉन्ड O OH है तो इसमें क्या है, एसिड है। ठीक है, अगर CO समूह है तो CO समूह है तो क्या है, वो कीटोन है। ठीक ना, CO केवल है तो वो कीटोन और एल्डिहाइड दोनों हो सकता है, लेकिन अगर आपका यही एक बैलेंसी H है तो एल्डिहाइड हो जाएगा। अगर दोनों बैलेंसी क्या है, एल्किल ग्रुप से या एरिल ग्रुप से संतुष्ट है। ठीक है, एल्किल ग्रुप या एरिल ग्रुप से अगर संतुष्ट हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा, कीटोन है। ठीक है, तो इतना आप तैयार कर लीजिए। देखिए कुछ रिएजेंट भी होते हैं, उनका भी नाम आप एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, सिफ रिएजेंट क्या है, टॉलन रिएजेंट क्या है। ठीक है, एल्डिहाइड का क्या प्रभाव पड़ता है टॉलन रिएजेंट पे। बेंडिक्ट सॉल्यूशन क्या होता है, बेंजीन क्या है। ऑर्गेनिक में सबसे सिंपलेस्ट जो आपका कंपाउंड है, सिंपलेस्ट नहीं कहेंगे, एक तरह से कह सकते हैं कि सबका फादर है। जितने भी एरोमेटिक कंपाउंड हैं सबका फादर है बेंजीन। तो एग्जामिनर ये जानना चाहता है कि क्या आप कुछ ABCD भी आपको तैयार है कि नहीं ऑर्गेनिक में। तो ABCD लगता है पूछने। जब सब कुछ भूल नहीं बता पाएंगे तो लास्ट में पूछेगा कि बेंजीन क्या होता है, बेंजीन का स्ट्रक्चर बता दीजिए। तो बेंजीन का स्ट्रक्चर आपको सामने दिख रहा है। ठीक है, मैंने बताया है। इसमें क्या होते हैं, 6 कार्बन होते हैं। ठीक है, 6 कार्बन होते हैं जो आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन लाइन डाट हमने फार्मूला लिखा था। इसके हर कॉर्नर पे 6 कार्बन होते हैं
और कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है। तो 4 वैलेंसी आपको मेंटेन कर देना है, यानी यहाँ पे 4, हर जगह कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो यानी सब जगह हाइड्रोजन लिख देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, बेंजीन का स्ट्रक्चर होता है। इंटरनल आपका हिंट करता है, अगर आप कुछ नहीं बता रहे हैं तो एग्जामिनर तो पूछ ही रहा होगा, साथ ही साथ वो भी पूछ सकता है। तो कुछ कॉमन जो चीज़ें होती हैं वो पूछ देता है, जैसे बेंजीन का स्ट्रक्चर बना के बता दो, तो आप इसे बना देंगे। ठीक है, फिनाल क्या है पूछ सकता है, फिनाल किसे कहते हैं, तो बेंजीन पे ही जब क्या होगा, ऐसे भी बेंजीन बना सकते हैं, बेंजीन पे जब OH ग्रुप जुड़ा होगा तो क्या हो जाएगा, फिनाल हो जाएगा।